अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पक्ष पे, जो है आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। रिसीविंग का मतलब है कि क्लास में हम किसी चीज को रिसीव कर रहे हैं, एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल। इसको हम कह सकते हैं द लोएस्ट लेवल द स्टूडेंट पैसिवली पेज अटेंशन. Without this level, no learning can occur. Receiving is about the student's memory and recognition as well. क्लास में हम सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि जो हम चीजें सीख रहे हैं वो हम उन चीजों से अफेक्टिवली कनेक्टेड हो, यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड हो उस चीज को रिसीव करने में। देन रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? अनुक्रिया करना। अगर हम किसी चीज को पैसिवली या एक्टिवली किसी चीज को हम सुनते हैं तभी हम किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्ड कर पाते हैं चीजें जो हमने सीखी हैं उनको लेकर। तो द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, not only attends to a stimulus, the student also reacts in some way. मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का। इसके अलावा स्टिमुलस जो भी उसको दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट में वो रिएक्ट कर रहा है या रिस्पॉन्स कर रहा है। स्टिमुलस वर्ड आपके लिए शायद बीएड स्टूडेंट्स के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पावलोव की थ्योरी में और आपका थॉर्नडाइक की थ्योरी में आपका काफी जगह स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के थ्रू ये चीजें पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वैल्यूइंग। The students attaches a value to an object. यानी कि जब वो किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उन चीजों की वो वैल्यू कर रहा है, यानी कि उन चीजों को के लिए वो अटैच हो रहा है, उसकी फीलिंग्स को अटैच हो पा रही हैं कि वो उन चीजों की वैल्यू कर रहा है कि ये चीज क्यों सिग्निफिकेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये चीज मेरी लाइफ में क्या वैल्यू रखती है। Organizing. The students can put together different values, information, and ideas and can accommodate them within their own schemas. Schemas वर्ड क्या होता है? जो हमारे ब्रेन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारी मेमोरीज को लेकर। तो इसमें यही बताया गया है ऑर्गेनाइजिंग। किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन? आपकी वैल्यूज का, आपकी इंफॉर्मेशन का, आपके आइडियाज का, जो आप अपने ब्रेन में स्कीमास के थ्रू कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं। देन कैरेक्टराइजेशन यानी कि चरित्रीकरण। द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ठीक है, यानी कि ये सबसे हायर लेवल है कैरेक्टराइजेशन, चरित्रीकरण, जिसमें ये स्टूडेंट अपनी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को क्रिएट कर लेता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे क्लास में आप बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं। वैल्यूज यानी कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें वैल्यूज थ्रू मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं काफी सारी चीजों में। तो सबसे फर्स्ट टाइम जब ये वैल्यूज स्टूडेंट को की फीलिंग्स और इमोशंस को अफेक्ट कर रही हैं तो वो सबसे पहले पार्ट में आएगा, यानी कि रिसीविंग। अब घर में अगर कोई बड़ा जन आ रहा है तो रिस्पॉन्ड करना, यानी कि बच्चे को हमने रिस्पेक्ट करना सिखाया है, तो वो कोई बड़ा जन आ रहा है तो उनके पैर छू रहा है, तो ये सारी चीजें आपका रिस्पॉन्डिंग में आएगा, यानी कि वैल्यूज में आएगा। देन वैल्यूइंग, जब उसने रिस्पॉन्ड किया तो इस चीज की उसको वैल्यू पता लगी कि हाँ, ये अगर हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं चाहे अपने एल्डर्स की चाहे अपने जूनियर्स की, तो इस चीज की क्या वैल्यू है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। सपोज स्टूडेंट के एग्जाम्स चल रहे हैं बट उसके घर में कुछ गेस्ट आते हैं,
तो अब जो उसने वैल्यू सीखी है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड जूनियर्स, तो उनको वैल्यू देने के लिए वो ऑर्गेनाइज करेगा अपनी चीजों को, यानी कि उसके लिए पढ़ाई भी जरूरी है, बट एक वैल्यू है रिस्पेक्ट करना। तो वो जाएगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि पैर छुएगा या नमस्ते करेगा और फिर वापस आएगा, और फिर ये चीजें उसकी कहीं ना कहीं कैरेक्टर में इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपका कैरेक्टराइजेशन में है। तो दिस डोमेन इज बेसिकली रिलेटेड विद द हार्ट, हार्ट से रिलेटेड है, या आपके फीलिंग्स और इमोशंस से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट डोमेन इज साइकोमोटर डोमेन, जो आपका काफी सारे लोगों ने दिया था, सिम्पसन ने भी दिया था, दवे ने भी दिया था, बट बेसिकली हम इसमें सिम्पसन और दवे दोनों का ही पढ़ रहे हैं। आपके सिम्पसन ने जो पार्ट्स दिए थे, दैट इज परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेस, अडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। और जो आपके दवे ने दिया था, that is imitation, manipulation, precision, articulation and naturalization. तो आपका जो साइकोमोटर डोमेन है वो आपका हैंड से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड विद योर हेड, affective domain is related with your heart and psychomotor domain is related with your hand। यानी कि बेसिकली जो आपके हैंड और ब्रेन की मसल्स में कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि अगर हम साइकोमोटर को वर्ड को देखें तो साइकोमोटर इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज साइको एंड द सेकंड वर्ड इज मोटर। साइको का मतलब है कि जो भी आपके ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, एंड द मोटर इज दैट एक्टिविटीज रिलेटेड विद योर हैंड और मसल्स। सो आपका कोऑर्डिनेशन, आपका ब्रेन और आपकी हैंड या आपके सेंसेस का कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो सारी चीजें आपका साइकोमोटर डोमेन में इंक्लूड होगी। अब इसमें है इमिटेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप कभी ड्राइविंग करने सीखने जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप चीजों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ड्राइविंग स्कूल में जैसी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं या जैसे स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, आप उनको इमिटेट करते हैं शुरुआत में, यानी कि ऑब्जर्विंग एंड पैटर्निंग बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स, यानी कि दूसरे के लोगों की चीजों को देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं या इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज मैनिपुलेशन। अब जो हमने सीखा है, हम उन चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि हम खुद करते हैं और खुद करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि आप कर तो खुद रहे हैं, चीजें आप खुद को समझा रहे हैं, लेकिन दूसरा जना आपको इंस्ट्रक्शन देता जा रहा है, नहीं गियर ऐसे लगाना है, ब्रेक ऐसे लगाना है, यहाँ पे आपको हॉर्न बजाना है, यानी कि विद इंस्ट्रक्शंस आप चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट वन इज प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या है कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, आपका जो बिहेवियर है वो रिफाइन हो रहा है। इट इंक्लूड्स रिफाइनिंग, बिकमिंग मोर एग्जैक्ट, यानी कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो और ज्यादा रिफाइन होती चली जा रही हैं। अब आप चीजों को विदाउट इंस्ट्रक्शंस करने की कोशिश कर पा रहे हैं। Then the next one is articulation. It includes coordinating a series of actions, achieving harmony and interval consistency. अब चीजों को आप बिना इंस्ट्रक्शन के कर पा रहे हैं, आपकी चीजें डिफाइंड हो गई हैं, तो अब आप रास्ते में चल रहे हैं तो आप दूसरों से बात भी कर रहे हैं और ऑलरेडी आपके एक्शंस खुद ब खुद हो जा रहे हैं, यानी कि आपके एक्शंस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है। देन द लास्ट वन इज नेचुरलाइजेशन। अब ये चीजें आपके नेचर में शामिल हो गई हैं, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, and it is the highest level, having high level performance become natural without needed to think much about it। यानी कि अब हम सोच नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे नेचर में शामिल हैं, तो ये खुद ब खुद होती चली जा रही हैं। तो साइकोमोटर डोमेन आप सिम्पसन के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं एंड दवाई के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। So if we talk about the revised taxonomy,
The framework was revised in 2001 by Lauren Anderson and David Krathwohl, yielding the revised Bloom's taxonomy. यानी कि आपकी जो ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनमी है वो आपकी 2001 में दी गई थी. किसने दी थी? एंडरसन और क्राथवल ने दी थी. अब अगर हम रिवाइज टेक्सोनमी की बात करते हैं तो वो केवल आपका रिवीजन कॉग्निटिव डोमेन में हुआ है, बाकी और किसी डोमेन में रिवीजन नहीं हुआ है. अब रिवाइज्ड फॉर्म क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं. जो पहले आपकी फॉर्म थी वो थी आपकी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. ये जो फॉर्म थी वो आपकी 1956 में दी गई थी, जो आपकी नाउन फॉर्म में थी. ठीक है. बट आपकी जो अब रिवाइज्ड फॉर्म दी गई है, जो आपका 2001 में एंडरसन ने दी है, वो आपकी वर्ब फॉर्म में है. जैसे आपका रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग. इसके अलावा एक और डिफरेंस आया है. लास्ट के दो अगर हम पार्ट्स को देखते हैं, जो 1956 में दिए गए थे और जो 2001 में दिए गए हैं, तो सिंथेसिस को बदलकर आपका क्रिएटिंग में चेंज कर दिया गया है, जो सबसे आपका हायर ऑर्डर लेवल हो गया है. इसके अलावा जो आपका इवैल्यूएशन था वो 2001 में क्रिएटिंग से नीचे आ गया है. बाकी सारी चीजें सेम है, आपका बस नाउन टू वर्ब फॉर्म चेंज हुआ है. अब हम एक्शन वर्ब्स की बात कर लेते हैं. एक्शन वर्ब्स क्यों जरूरी हैं? एक्शन वर्ब्स आपकी इसलिए जरूरी हैं कि जब आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में कभी कोई क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो उन क्वेश्चंस को में आपको एक्शन वर्ब्स की जरूरत पड़ती है. जैसे हमने रिवाइज्ड फॉर्म की आपकी बात करी, तो रिवाइज्ड फॉर्म में सबसे पहले है आपका रिमेम्बरिंग, देन है आपका अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, and the last level or the highest level is creating. ठीक है. So remembering को अगर हम समझें, so remembering is related with recall specific facts, understanding grasp meaning of materials, applying use information in a new situation, analyzing identify schemas or relationships, evaluating use information to make judgments, creating create or develop something new. So इसके नीचे आपका कुछ एक्शन वर्ब्स दी गई हैं. जैसे आपका रिमेम्बरिंग के नीचे या इसको नॉलेज के नीचे भी हम समझ सकते हैं डिफाइन, डिस्क्राइब, एग्जामिन, आइडेंटिफाई. इसी तरीके से आपका अंडरस्टैंडिंग के नीचे कुछ एक्शन वर्ब्स हैं सच एज कंपेयर, डिस्क्राइब, डिस्कस, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन, illustrate. अप्लाइंग के नीचे अप्लाई, चेंज, चार्ट, डेवलप, इम्प्लाई, एग्जामिन. एनालाइजिंग के नीचे क्रिटिसाइज, डायग्राम, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट. इवैल्यूएटिंग के नीचे अप्रेज, अग्री, असेस, डिबेट, एक्सेट्रा. एंड क्रिएटिंग के नीचे है आपका असेंबल, compose, construct, create, etc. Okay, so thank you so much.